Hello students and welcome to a fresh video of Education World. स्टूडेंट्स, इसका जो लेक्चर नंबर 1 है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, या फिर आप सीधा मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो। वैसे इसका जो लेक्चर नंबर 1 था वो इसका 2 पार्ट में करने का मेजर रीज़न ये था कि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और कंसेप्शनल बेस है। तो आपके पास अगर टेक्स्ट बुक भी नहीं है और अगर आप ये पीपीटी भी देख के पढ़ते हो तो आप मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स कवर कर दोगे। सो होप सो आपको लेक्चर नंबर 1 समझा रहेगा। लेक्चर नंबर 1 में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज अपन इसका नेक्स्ट आने वाले पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ये है अपना इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 2। बिना देरी किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर पे कुछ अगर मैं छोटा सा आपको एक रिकैप दे दूं, पूरा तो नहीं सिखाने वाला बट एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं। अपन स्टडी कर रहे थे अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्लास 10th का है ये, 1 शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो था, हम लोग ने पूरा स्टडी किया था। आगे बढ़ता हूँ मैं। सबसे पहला अपना टॉपिक था व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग या व्हाट इज़ मीन बाय इंडस्ट्री। आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, इसीलिए यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक वाइज दिए थे कि जैसे कि वो सेकेंडरी एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चर करता है, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करता है इनटू फिनिश गुड्स। इसके बारे में अगर मैं और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूँ तो आपको अगर पता रहेगा तो कोई भी कच्चा सामान है उसको आप जब कन्वर्ट करते हो एक प्रॉपर फिनिश गुड्स में, ये होता है, इसी को अपन बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। इसी को ये काम किया जाता है इंडस्ट्री में। अब आपको इसका एक देसी एग्जांपल देता है, जिससे जैसे आपके पास चाय पत्ती है, आपके पास चीनी है, आपके पास अदरक है, आपके पास दूध है, ये सब आप लेके आए। ओके, इलायची है, XYZ, ये सब आप लेके आए। ये सब फॉर एक काइंड ऑफ आपका रॉ मटेरियल हुआ। और ये रॉ मटेरियल को जब आपने सब मिलाया, बॉईल किया, तो ये बन गया फिनिश गुड्स। और फिनिश गुड्स को अपन क्या बोलेंगे? चाय। तो समझा? यही सब चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। बट ये अपना घर का एग्जाम्पल था। घर का एग्जाम्पल आप नहीं डाल सकते कि भाई चाय रॉ मटेरियल में था, उसको ये सब नहीं होता इंडस्ट्री में। ये सब नहीं होता इंडस्ट्री में, अलग चीज़ें होती है। ओके, इसी के बारे में अपन ने स्टडी किया था। अगर आपको याद रहेगा तो हम लोग ने टॉपिक्स वगैरह पढ़े थे। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा था। मैन्युफैक्चर कंसीडर किया जाता है बैकबोन, हाँ, डेवलपमेंट का या हमारी इकोनॉमी का। इसके कुछ पॉइंट्स पढ़े थे और पॉइंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अपने को यहीं से आता है। जितना ज़्यादा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करेगी उतना हमारा डेवलपमेंट होगा और ज़्यादा पैसा हम लोग यहीं से कमाएंगे। हाउ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ आर लिंक्ड, इसके ऊपर मैंने आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया था। आपको अगर याद रहेगा तो टोमेटो और टोमेटो केचप का। ओके, इसलिए अगर आपको नहीं समझ रहा तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए। मैंने बताया था टोमेटो जो है वो एग्रीकल्चर में प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें से पहला जो एक्टिविटी है वो है अपना प्राइमरी एक्टिविटी, जिसमें एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ये सारी चीज़ें आती है। तो समझो फॉर एग्जांपल आपने खेती करके, एग्रीकल्चर करके टमाटर उगाया, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी हुआ। और प्राइमरी एक्टिविटी के वजह से आप परफॉर्म कर रहे हो सेकेंडरी एक्टिविटी। होप सो आपको ये टॉपिक समझा रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों ही इंटरडिपेंडेंस है। कोई भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है स्टूडेंट। आगे बढ़ता हूँ मैं। फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में ये टेबल मैंने आपको बताया था। ये टेबल आपके पूरे के पूरे बुक में कहीं आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये टेबल 8th स्टैंडर्ड के बुक से मैंने उठाया था। रीज़न था कि आपको भी सेम टॉपिक था, बस थोड़ा अलग वे में बताया था, तो मैंने सोचा था आपको थोड़े ऐसा चार्ट फॉर्म में बताओ। इसके बाद हम लोग ने एग्लोमरेशन इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में अगर मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट इधर इंडस्ट्री है, इसके बाजू में इंडस्ट्री है, उसके बाजू में इंडस्ट्री है, ऐसा बहुत सारे इंडस्ट्री जब एक ही एरिया में ओपन हो जाते हैं, इसको अपन बोलते हैं एग्लोमरेशन इंडस्ट्री। आगे बढ़ता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री था। 2 क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं जो आपके बुक में है, बाकी के 3 क्लासिफिकेशन आपको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल था। इसके बाद अगर आपको याद आएगा तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल। एक ऐसा इंडस्ट्री जो अपना रॉ मटेरियल बनाता है और दूसरे इंडस्ट्री में भेजता है, ताकि वो रॉ मटेरियल को वो लोग कन्वर्ट करे फिनिश गुड्स में और बेचे। क्या बोला सर, कुछ भी नहीं समझा। एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। वुड लिया, ओके, या फिर चलो आयरन स्टील इंडस्ट्री लिया। आयरन को और स्टील को अलग अलग किया। स्टील से हम लोग एक इंडस्ट्री में स्टील को अलग किया। अब वो इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री को स्टील बेचेगा और दूसरा इंडस्ट्री स्टील से अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग सामान बनाएगा। समझा? तो यहाँ पर एक इंडस्ट्री में सामान बनने के बाद वो सीधा कंज्यूमर के पास आता है क्या? नहीं। किसके पास जा रहा है? वो इंडस्ट्री के पास। यही सेम चीज़ मेरे को बोलना था
दूसरा था कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो सीधा जैसे टोमेटो केचप का मैं एग्जांपल देता हूँ, टोमेटो केचप बना तो सीधा किसके पास जाता है, कंज्यूमर के पास। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कैपिटल यानी मनी। यहाँ पर अगर आपको याद रहेगा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही आपको पढ़ना है, लार्ज स्केल आपको नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करता हूँ, लार्ज स्केल आपको नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ता हूँ मैं। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद रहेगा तो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। भाई तुम ओनरशिप किसके ऊपर है, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, जॉइंट हो या कोऑपरेटिव हो। मैंने बताया था जब एक अकेला इंडिविजुअल खोलता है तो प्राइवेट, गवर्नमेंट खोलता है तो पब्लिक, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों खोलते हैं तो जॉइंट सेक्टर। और लास्ट में मैंने बताया था दो पर्सन है, दोनों इंडिविजुअल ने एक नया ओपनिंग किया, कुछ इंडस्ट्री वगैरह बनाया, कोऑपरेटिव सेक्टर। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हैवी इंडस्ट्रीज़ वो होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल यूज़ किया जाता है, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील। याद रखना क्योंकि आज का लेक्चर का अपना पहला टॉपिक ही यही है। ओके, उसके बाद लाइट इंडस्ट्री, जिसमें बहुत सारे लाइट प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड ऑन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। इसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दो ही मैंने बताया था, दो ही आपको पढ़ना है, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड। तो एग्रो बेस्ड में एक सब टॉपिक है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद अगर आपको याद रहेगा तो जूट टेक्सटाइल पढ़ा था, शुगर इंडस्ट्री पढ़ा था, और यहाँ पर मैं स्टॉप हुआ था। जैसे अपन ने शुगर इंडस्ट्री का पढ़ा था कि इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, गुड़ और खनसारी अपने इंडिया में मिलते हैं, 60% मिल शुगर उत्तर प्रदेश और बिहार में है। रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा बल्की रहता है, सीजनल इन नेचर है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन डिले हो सकता है क्योंकि सीजनेबल है। यहाँ पर आज अपन अपना नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर अपन बात करने अबाउट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसका सबसे पहला टॉपिक का ही नाम है अपना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई मीन टू से। ये जो अभी अपना जो आज का लेक्चर है ये ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, ये मैक्स टू मैक्स आपका 15 to 20 मिनट्स का लेक्चर रहेगा क्योंकि अभी अपने ध्यादा टॉपिक्स बचे नहीं हैं। ओके, सो फटाफट हम ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को चालू करते, ख़त्म कर देते क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं तो अपन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं लेंगे। ओके, ध्यान से सुनना। टॉपिक में आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आइदर हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे अकाउंट है एजुकेशन वर्ल्ड का, तो आप वहाँ पर जाके भी क्वेश्चन मुझे कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, अभी अपने टॉपिक को चालू करते हैं, पॉइंट वाइज जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 बोलते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर बेसिक इंडस्ट्री। ये एक बेसिक इंडस्ट्री है। इंडिया रैंक सेकेंड अमॉन्ग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर, वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। क्रूड स्टील यानी एक ऐसा चीज़, मतलब स्टील जो है उसको प्रोड्यूस करता है। क्रूड स्टील मतलब कच्चा स्टील। ओके, एज अ रॉ मटेरियल स्टील को प्रोड्यूस किया जाता है और वो स्टील को दूसरे इंडस्ट्री में भेजा जाता है। वही स्टील से आप अगर क्लासेस वगैरह जाते हो, स्कूल जाते हो तो बेंचेस देखते हो, तो उसी स्टील से बेंच वगैरह बनाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज हैवी इंडस्ट्री एज द रॉ मटेरियल बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश गुड्स आर हैवी एंड बल्की। ओके, ऊपर भी अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी सेम चीज़ बोला है कि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स, सामान, कच्चा सामान से लेके बनने तक का सामान, हर सामान यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी बल्की रहता है। आगे बढ़ता हूँ। हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड। स्टील किस किस चीज़ों के लिए यूज होता है, तो कुछ कोई सामान बना दिया, कंज्यूमर के लिए मटेरियल्स बना दिया, डिफेंस के लिए कुछ कर लिया भाई, हमारी आर्मी, नेवी, मिलिट्री, इनके लिए कुछ स्टील से बना लिया, कुछ मेडिकल्स बना लिया, कुछ मेडिकल की चीज़ें बना लिया, टेलीफोन बना लिया, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स बना लिया। ये सब चीज़ें हम लोग स्टील से बना सकते हैं। तो आप सोच सकते हो आयरन एंड स्टील कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम प्रॉब्लम ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि इंडस्ट्री का सब अच्छा ही है। इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे होता है क्या? नहीं भाई, इर्रेगुलर है। दूसरा, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो कोल अपने पास बहुत लिमिटेड है और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। ओके, तो कोल लिमिटेड होने के वजह से बहुत इशू होता है क्योंकि यहाँ पर कोल की ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है कोल ख़रीदने का, और बेसिक तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड कोल अपने पास अवेलेबल है। यही चीज़ यहाँ पर इसको बोला गया है। चलो अभी इसको थोड़ा क्लियर करके हम अपने आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं।
ये चीज़, ये जो टेबल जो है ना स्टूडेंट्स, आप जो देख रहे हो ये वाला, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ओके, सो आई कैन मार्क द टेबल। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बारे में मैंने आपको ऊपर एक टॉपिक में भी बताया था, अगर आपको याद रहेगा तो। ओके, फर्स्ट लेक्चर देखिए, आपको मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम कैसे बनता है, ठीक है। बॉक्साइट एल्यूमिनिया कन्वर्ट करता है और एल्यूमिनिया एल्यूमिनियम कन्वर्ट करता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले अपन अपने टॉपिक के ऊपर जाते हैं। ओके, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का दूसरा टॉपिक एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग दूसरा टॉपिक। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है ये अपने इंडिया का। ये एल्यूमिनियम इज़ लाइट वेट, थोड़ा लाइट वेट का रहता है। एल्यूमिनियम इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट यूटेंसिल एंड वायर्स। वायर यूज़ करने में होता है, कुछ यूटेंसिल्स एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स वगैरह बनाने में होता है, एयरक्राफ्ट्स वगैरह में। ओके, एल्यूमिनियम प्लांट्स आर लोकेटेड इन द ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा। ये 3 स्पेसिफिक जगह का नाम दिया है, और भी जगह है लेकिन मैंने सब जगह का नाम नहीं लिखा। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा। ओके, बॉक्साइट इज़ द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस स्मेल्टर्स, इज़ वेरी बल्कि डार्क रेडिश इन कलर। ये बॉक्साइट क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक बार बता देता हूँ कि बॉक्साइट जो है वो एक कच्चा सामान है। बॉक्साइट से ही हमेशा एल्यूमिनियम बनता है, बॉक्साइट से ही हमेशा एल्यूमिनियम बनता है। द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैसे बनता है इसका एक फ्लो चार्ट में आपको एक्सप्लेनेशन किया गया है, ध्यान से देखना ज़रा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आपको समझाता हूँ। बॉक्साइट अगर आपको 4 से 6 टन, 1 टन, 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलो, हाँ 1000 किलो का 1 टन रहता है। सो 4 से 6 टन अगर आप बॉक्साइट लोगे तो वो बॉक्साइट को आप फ्लरिश करने के बाद या 2 टन का एल्यूमिनिया बनेगा। एल्यूमिनिया अलग रहता है। ओके, सो एल्यूमिनिया जैसे बना, वो 2 टन के एल्यूमिनियम से वापस उसको प्रोसेस किया करने के बाद 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम बनता है। मतलब अगर आप 4 से 6 टन बॉक्साइट लेते हो तो आपका 1 टन एल्यूमिनियम बनता है। ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया, आपको ये पढ़ना है। होप सो आपको ये चीज़ समझी रहेगी। आगे बढ़ता हूँ। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एक नया टॉपिक, एक अलग टॉपिक। ओके, इसमें अपन बात कर रहे हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ की, ध्यान से सुनना। इंडिया प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक इन इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इंडिया ऑर्गेनिक यानी नेचुरल केमिकल्स और इनऑर्गेनिक मिलावटी केमिकल्स दोनों बनाता है। द केमिकल इंडस्ट्री इज़ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। अपना जो केमिकल इंडस्ट्री है फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में काउंट किया जाता है। द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। केमिकल इंडस्ट्री बनता है ना तो उसका लार्जेस्ट कंज्यूमर वही रहता है, क्योंकि एक केमिकल से कोई नया केमिकल बन सकता है, ठीक है। सो मैं अगर कोई नया केमिकल बनाया तो वो केमिकल का यूज़ करके मैं कोई दूसरा और नया केमिकल बनाने का सोचेगा। तो केमिकल इंडस्ट्री खुद की ही सबसे बड़ी कंज्यूमर है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में सल्फ्यूरिक एसिड आता है, यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। ये सबसे प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह बनते हैं। लास्ट पॉइंट बोला, दीज इंडस्ट्री आर वाइडली स्प्रेड ओवर दी कंट्री। पूरे कंट्री में वाइडली स्प्रेड है ये अपना इंडस्ट्री। आगे बढ़ता हूँ, छोटा सा ही टॉपिक था। नेक्स्ट है अपना फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंट्रल अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर, मेनली यूरिया। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर कुछ फर्टिलाइज किया जाता है तो वो यूरिया की मदद से किया जाता है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर विच इज़ अ कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी है कुछ जो कॉम्बिनेशन है नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश का। आपको अगर नहीं पता रहेगा तो ये उनके टर्म्स हैं, ये आपको याद कर रखने हैं। Potash is entirely imported as a country does not have any reserve of commercially usable potash or potassium compounds in any form। अगर आपको पोटैश का यूज़ करना है, पोटेशियम का यूज़ करना है तो उसको टोटली इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि अपने कंट्री के पास कोई रिजर्व, कोई ऐसा है नहीं कि भाई अपनी कंट्री में पोटाश मिलता है तो चलो यूज़ करते हैं, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन चालू किया था, अगर आपको याद रहेगा तो। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा फोकस करता है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को और अच्छा करने के लिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये इंडस्ट्री एक्सपैंड हो गई अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, जैसे गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश और पंजाब में। आगे बढ़ता हूँ, सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स। यहाँ जो ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज के सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर कौन है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल। ओके, बंगाल की स्पेलिंग यहाँ पर टाइप नहीं हुई है बट वेस्ट बंगाल। ये सब आपको याद रखना स्टूडेंट्स, ये सब लिखा जो भी गया है ये सब आपके इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूँ, सीमेंट बेस्ड इंडस्ट्री। यहाँ पर सीमेंट बेस्ड इंडस्ट्री, सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फॉर
such as building houses, factories, bridges, roads, airports, dams और for some commercial establishment। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। चाहे आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट, आप ब्रिज बना रहे हो, रोड बना रहे हो, घर बना रहे हो, किसी चीज़ के लिए भी सीमेंट सबसे पहले यूज़ होता है। जो सबसे पहला सीमेंट सेटअप हुआ था वो चेन्नई में हुआ था 1904 में। उसके बाद मतलब वो सबसे पहला सबसे फर्स्ट टाइम सेटअप किया गया था। दिस इंडस्ट्री strategically located plants in Gujarat that have suitable access to the market and Gulf countries. What is meant by this Gulf countries? ध्यान से सुनना। हाँ, अपन ने ज्योग्राफी में एक टर्म पढ़ा था, अगर आपको याद रहेगा तो, कि 3 साइड अगर पानी रहता है, ओके, और 1 साइड ज़मीन रहता है, ओके, अ लैंड कवर्ड बाय 3 साइड ऑफ वाटर, उसको अपन क्या बोलते हैं? आईलैंड। सेम बस उसका उल्टा, 3 साइड ज़मीन और 1 साइड जो पानी रहता है ना, उसको अपन बोलते हैं गल्फ। क्या बोलते हैं अपन? गल्फ। तो वो गल्फ कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा सीमेंट इंडस्ट्रीज़ बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं। ये अपना लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अपना टॉपिक्स ख़त्म हो जाते हैं। ओके, इसके बाद कुछ पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ बोला है, ये अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका हाइलाइटर को चेंज करता हूँ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ध्यान से सुनना। ऑटोमोबाइल मतलब भाई गाड़ियों की इंडस्ट्री और कुछ नहीं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशंस और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। मतलब आप सामान का ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो, आप कोई सर्विस दे रहे हो उसका ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो, इवन पैसेंजर्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रक, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, 3 व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये सब अपने इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। दिस इंडस्ट्री लोकेटेड इन दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर एक्सेट्रा। इतने सब जगह पर ये इंडस्ट्री लोकेटेड है। आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने ये अलग से ना लिखने का मेन मोटो था कि ये एक ही टॉपिक है, इसमें अपन समझ जाएंगे। टॉपिक का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ध्यान सुनना, द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ये आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, और थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर्स sets to television telephones. Bangalore has emerged an electronic capital of India. इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? बेंगलुरु को। ये एक फिलअप क्वेश्चन है और आपको आ सकता है। आईटी इंडस्ट्री बूस्टेड एम्प्लॉयमेंट, आईटी इंडस्ट्री की वजह से एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। द मेजर इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन इज़ एट बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे। आपको कहाँ कहाँ पर दिखता है? बेंगलुरु में, नोएडा में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में, पुणे में। ओके, दिस इंडस्ट्री कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट लाइक टेलीविजन, कंप्यूटर एंड टेलीफोन। ये जो इंडस्ट्री है इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर और टेलीफोन जैसे अलग अलग वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बढ़ता हूँ आगे। अब फटाफट देखो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में आपको था। ओके, सो ये ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इजीली मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप इंडस्ट्री बनाएं, सो आपकी इंडस्ट्री गंदगी करेगी, पोल्यूशन करेगी, उसी के बारे में दिया। आपकी इंडस्ट्री क्या क्या पोल्यूशन कर सकती है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इंडस्ट्री बनाया, जो भी इंडस्ट्री में जो भी गंदगी है वो स्मोक के फॉर्म में बाहर जाएगा, एयर पोल्यूशन। आपकी इंडस्ट्री से आवाज़ आएगा, ज़ोर ज़ोर से मशीन चलेगी, आवाज़ आएगा, साउंड पोल्यूशन। आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट आप पानी में अगर भेज रहे हो तो पानी प्रदूषित होगा, वाटर पोल्यूशन। और आपका कुछ गार्बेज वगैरह है वो आपने रोड पे या रोड्स वगैरह में फेंक दिया, उसके केमिकल्स वगैरह रोड वगैरह में फेंक दिया, उसके वजह से जो रोड का हार्म होगा, लैंड पोल्यूशन। इसी के ऊपर दिया, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। ये टॉपिक्स जो है ये लिखने का मेन मोटिव था ताकि आपको मैं सिखा रहा तो हर एक चीज़ सिखा दूँ, यही बस मेरा मेन मोटिव था। बाकी ये आप अपने ओन पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, नो इशू। ठीक है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलो। इस प्रेजेंस की वजह से सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। इट इज़ कॉज्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंडस्ट्री में बर्निंग फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स अगर आप बर्न करते हो तो होता है। कोयला जलाते हो, कोयले से बहुत ज़्यादा स्मोक आता है, इंडस्ट्री से बाहर जाता है, एयर पोल्यूशन होता है। टॉक्सिक गैसेस लीक्स कैन हैज़ार्डियस विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। अगर आप कोई टॉक्सिक गैस वगैरह बना रहे तो उससे बहुत ज़्यादा तबीयत आपकी ख़राब हो सकती है, हैज़ार्डियस डिसीज़ हो सकते हैं, डेंजरस डिसीज़ हो सकते हैं। एयर पोल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, प्लांट्स, एनिमल्स। ये जो
एयर पोल्यूशन है, इससे हमारे ह्यूमंस की तबीयत, एनिमल्स और प्लांट्स सबकी तबीयत ख़राब होती है। ओके, आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वाटर पोल्यूशन इज कॉज बाय इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। रिवर्स में आप अपना गंदगी जो है डिस्चार्ज कर देते हो। थर्मल पोल्यूशन वेस्टेड ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉजेज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेज। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। ये लैंड पोल्यूशन की बात करें, डंपिंग ऑफ waste such especially glass, harmful chemicals, industrial influence, packaging, salts and garbage render to soil uselessness। ये थर्मल पोल्यूशन काइंड ऑफ लैंड पोल्यूशन की बात करें यहाँ पर। लास्ट में बोला है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन इज नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिगेशन एंड एंगर, इट ऑल्सो कॉज हियरिंग इम्पावरमेंट, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर अमॉन्ग द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। जैसे इंडस्ट्री में अगर बहुत ज़्यादा नॉइस होता है तो किसी किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक आ सकता है, किसी किसी को सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है जो इंडस्ट्री में होती है। लास्ट में बोला अनवांटेड साउंड एंड इरेंट और रिसोर्स ऑफ स्ट्रेस, मतलब आपको अलग अलग स्ट्रेस आ सकता है ये नॉइस से। Industrial and construction activities, machinery, factory equipment, generators, saw, pneumatic and electric drills also make lots of noise। भाई आप कोई ड्रिल मशीन लाते हो उससे बोलो, या फिर ज़मीन खोदने के लिए ड्रिल यूज़ होता है, ये सबसे प्रॉब्लम्स होते हैं। चैप्टर का एकदम लास्ट पॉइंट, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये प्रॉब्लम्स बताया, आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी। मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर बाय प्रोसेसिंग द रीयूजिंग, रिसाइकलिंग और 2 और मोर सक्सेसिव स्टेज। रिसाइकल और रीयूज, 2R, रिसाइकल एंड रीयूज, ये दोनों को फॉलो करो भाई। ओके, रिसाइकल एंड रीयूज। हार्वेस्ट करो रेन वाटर को टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, वाटर को सेव करो, जो बारिश का पानी होता है उसको सेव करो। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इन्फ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग दम इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस कैन बी डन इनटू 3 फेजेस। 3 फेजेस में आप पानी का ट्रीटमेंट कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, मतलब एक जो है वो मैकेनिकल मीन से, बाकी के 2 बायोलॉजिकल प्रोसेस से। ठीक है, तीसरा जो है वो रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर, यानी जो ख़राब पानी है उसको रीयूज़ करने के लिए बोला गया है। इसमें स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, सेडिमेंटेशन, अलग अलग प्रोसेस का यूज़ करके आपको बोला है कि भाई पानी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही है, ज़्यादा टॉपिक में नहीं है। ये टॉपिक्स आपको इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं भी होता तो भी चलेगा, बट ऊपर के जो शॉर्ट नोट्स वाले टॉपिक है वो आपको करना है। ओके, यहाँ पर अपना चैप्टर होता है एंड। चैप्टर के एंड में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये चैप्टर पूरा का पूरा 1 शॉट रहता है और बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों का टॉपिक लेके, अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेके ये वीडियो बनाता हूँ। इसीलिए मैं जस्ट आपसे एक ही चीज़ चाहता हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख के भी दिया है कि अपना 2 अकाउंट है। एक अपना ऑफिशियल एक एजुकेशन वर्ल्ड का चैनल है, एजुकेशन वर्ल्ड 2004, और दूसरा मेरा खुद का चैनल है मिस्टर रोशन 1011। यू कैन गो एंड आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, वट एवर यू हैव डाउट, और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, यू कैन आस्क मी। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है। आपके वैल्यूएबल फीडबैक आप ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन वर्ल्ड को। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।